हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी फाइन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आज मैं अपना फास्ट क्लास फास्ट वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर लाया हूं। हालांकि ये मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं। माय डियर्स, यह मेरा 10th क्लास आपको NCERT सिलेबस पर आधारित आपको किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं और वर्तमान चैप्टर्स ये NCERT में भी है। 10th क्लास NCERT है और ये BACB सिलेबस बिहार झारखंड यूपी के लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं, आप अगर कोई साइंस कुछ पढ़ते हैं तो उन सभी जगहों के लिए बहुत बहुत ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए क्या है देखता हूँ। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या होंगे। तो माय डियर, सबको चैप्टर से समझ में आ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया यानी हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और समीकरण, ये समीकरण क्या होते हैं और उसकी रूल्स रेगुलेशंस लिखने समझने की सारी चीज़ को समझेंगे। मेरे फर्स्ट टर्म्स आता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। तो पहली इस बात को हम जान लेता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। माय डियर, इससे पहले मैं अगर आपको केमिस्ट्री की परिभाषा देना चाहूँ तो बिल्कुल उपलब्ध है। मैं साइंस के इंट्रोडक्शंस में दे चुका था, आज से थोड़ा ज़्यादा दिन पहले आई थी CMI स्टडी फाइन यूट्यूब चैनल पर। व्हाट इज साइंस या साइंस क्या है या इंट्रोडक्शंस ऑफ साइंस के नाम से वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। तो उसके अंतर्गत में बताए थे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड compositions ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री साइंस। ठीक है, उसके नोट्स के साथ एच एंड एवरीथिंग्स PDF फाइल के साथ उपलब्ध है, आप वहीं पर देख लेंगे। तो क्या हो गया, केमिस्ट्री क्या है? तो विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उसके प्रतिशत मात्रा के बारे में अध्ययन करते हैं, वही तो मेरा केमिस्ट्री है। तो इसमें आज हम मेन चीज़ है, मेरा मेन फैक्ट है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम ये चालू करेंगे। तो देखते हैं अभिक्रिया किसको बोलते हैं। तो अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ जिसका निर्माण, जिसका गुण मूल पदार्थ यानी जिससे मिलकर बनाए हैं उससे अलग हो। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो बिल्कुल सभी आप जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, कार्बन एक ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसको मिलाने से CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन एक ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन एक जलने में सहयोग करने वाले, बट इससे बनने वाले पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो बिल्कुल अलग है। CO2 ना जलता है न ही जलने में सहयोग करता है। मैंने परिभाषा क्या दिया कि जब कोई पदार्थ अकेले भी होता है, जैसे लिख लीजिए CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट को स्वतः अगर अकेले इसको क्रिया कराएंगे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे चलकर समझाएंगे आपको, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस दे देता है। यानी कि मैंने बोला जब कोई पदार्थ अकेले पदार्थ यौगिक है या दो या अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नया पदार्थ बन गया ना। देखिए तो इसका बना कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से CO2 बना जो नया पदार्थ है, और कैल्शियम कार्बोनेट को तो अपघटित करने से, डिकम्पोज करने से आपको कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बना, दो चीज़ बन गया। जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण, मूल पदार्थ मतलब देख लीजिए ये संगमरमर है, चूना पत्थर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, खली चूना खाते हैं और ये गैस है, इसके साथ इसकी कोई रिश्ता नाता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन एक जलने वाली ज्वलनशील पदार्थ होता है, ऑक्सीजन जलने में सहयोग करता है, लेकिन उससे क्या बन गया, CO2 एक आग बुझाने वाली गैस बन गई। तो एक बार लास्टली परिभाषा बुझ लीजिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थ, जिसका गुण इन मूल पदार्थों से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। माय डियर्स, इसको मैं नेक्स्ट तुरंत में
आगे मैं लिखा दूंगा, बस अभी समझ लीजिए। मैं समझता हूँ समझना कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं ही ना सही किसी किताब में, किसी गाइड में, किसी कुंजिका में, चाहे किसी साथी छोटे बड़े भाई बहनों की कॉपी किताब से भी तब इसका कहीं पर कहीं नोट्स पा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं दूंगा ही, लेकिन पहले समझ लीजिए, ठीक है। तब क्या हो गया, इस रासायनिक, इसका नाम रासायनिक समीकरण, ये घटना तो घटे तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक तो तीर है, तीर के इधर बाएं हैं, तीर के इधर ये दाएं हैं। तीर के बाएं जब है तो देखिए एक से अधिक टर्म्स आ जाने से बीच में प्लस का उपयोग करते हैं, और ये क्या है, इस बाएं का नाम है अभिकारक। इसका नाम क्या, अभिकारक। इसका नाम प्रतिफल बोलते हैं, रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, यह रिएक्टेंट, यह प्रोडक्ट। अब क्या हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा देंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रतिफल को तीर के दाहिनी ओर लिखा जाता है, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल आप नो हेजिटेट, आप सिर्फ सुनिए, मैं तुरंत आपको नोट्स दे देता हूँ, ये आगे मिल जाएंगे लिखा हुआ चीज़। अब क्या कहते हैं आगे, कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बातें हो जाती हैं कि क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया की तरह गुण दोष चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये जो लैंग्वेज चलता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, चाहे उर्दू भाषी, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, संस्कृत भाषी, डच, फ्रेंच, जो है चाइनी भाषी, जिनका जो भाषा पड़ जाए, ठीक है, उनके लिए, सबके लिए एक ही भाषा जिसका नाम रासायनिक भाषा, केमिकल सूत्र, केमिकल इक्वेशन। तो इसको लिख देते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में हम इस चीज़ को उपयोग करते हैं। उसके बाद इसकी जो पर्सनल बात बनती है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ दोष, डिमेरिट्स हो जाती हैं, जैसे इसमें गैस की उत्पत्ति को इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया में कुछ उसकी गुण विशेषताएं होती है। इसमें गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप बनते हैं, इसके रंग में परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन होते हैं, उसमें अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे कि यही जब कार्बन और ऑक्सीजन को, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बन गया, चाहे आपको और सारी प्रोसेस से उसमें भी बन जाते हैं। अवक्षेप, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया में अवक्षेप बन जाता है, और जैसे फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डुबाने से उसमें रंग परिवर्तन हो जाता है। उसमें अवक्षेपी अभिक्रिया में ताप बनता है, कभी ताप अवशोषित हो जाता है, कभी ताप बढ़ जाता है। कई बार अवस्था में, कई सारी अभिक्रिया में अवस्था में चेंजिंग हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी बन जाता है। जैसे यहाँ पर भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन से ये ठोस और गैस की परस्पर क्रिया करने से क्या हो गया, आपको गैस बन गया। तो ये चीज़ में होती है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये 5 फैक्ट कंपलसरी है, जो गैस का बन जाता है, अवक्षेप का बनता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, या फिर अवस्था में चेंजिंग होता है। अब इसकी बातें आ जाती हैं, लेकिन कई बात ऐसी हो जाती है कि उसमें लिखा दिखा भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें इतना सारी चीज़ अवश्य होता ही है। अब किसी में कुछ, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में कुछ। मैं देखता हूँ आगे की ओर कि अब चैप्टर्स का अगला पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, अब रासायनिक समीकरण को हम समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए बस इसी में भी हम चाहे तो उपयोग कर सकते हैं कि क्या, कि इस बात को अगर हम कहेंगे तो इसका मूल रूट क्या है, इसका मूल रूट है ये था कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बना था, कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना, ये बना। लेकिन इस चीज़ को हम जब लिखने के लिए आए तो मेरे लिए कार्बन के लिए C हो गया, ऑक्सीजन के लिए वो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 हो गया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। समीकरण किसको, इसको।
ये शब्द समीकरण है। इस शब्द समीकरण के बाद इसके जब आते हैं तो ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। तो बात तो कब आया? इस बात को हम कैसे बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और प्रतिफलों को उसके रासायनिक सूत्र का संकेत, रासायनिक सूत्रों को उपयोग कर एक जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कार्बन एक शब्द है, कार्बन एक तत्व है, यौगिक है, पदार्थ है। उसके लिए कार्बन के लिए हम सी का उपयोग किए और ये सी आपको रासायनिक संकेत है, रासायनिक भाषा से लिया गया है। ऑक्सीजन के लिए O लिया गया है जो O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिया गया है। उसका संक्षिप्त निरूपण ही मेरा क्या हो गया? C+O2 + CO2। इसी को क्या बोल जाते हैं? रासायनिक समीकरण। लेकिन इस रासायनिक समीकरण में के लिए फिर से वही बात, यह तीर के बाईं ओर उसका अभिकारक होता है, तीर के दाईं ओर, तीर के अगली पुच्छ की सिर की ओर आपको प्रतिफल होता है। लेकिन इस रासायनिक समीकरण का कई प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अब इसके गुण में देखेंगे क्या है। तो इसके गुण में है कि देखिए ये कम जगह लेता है, ये भर लाइन ले लेंगे। अभी हम हिंदी में लिखे हैं, आप में से कोई अंग्रेजी में लिखिए, ऐसा देखने वाले में से कोई फिर इसे और कुछ को भारत के अन्य भाषा में लिख दे, या जो भी कुछ लिखे इसकी अनेक भाषा में अनेक चीज़ें हैं। अब लेकिन भाषा चाहे जिसका जो हो, चाहे जिस देश जिस समाज के हो, लेकिन सभी के लिए टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम रासायनिक भाषा, रासायनिक समीकरण और रासायनिक सूत्र है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस बोल देंगे, सिलेंडर बोल देंगे, तो जिसको ये भाषा, जिसको हिंदी पढ़ने आएगा वही समझेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको अंग्रेजी में लिख दें तो अंग्रेजी वाला क्या समझेगा? अब भारत की ढेर सारा भाषा है, वो लोग क्या समझेगा? हमारे पड़ोसी देश चाइना है, उर्दू है, बांग्ला है, वो लोग क्या समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम CO2 लिख देंगे कि सिलेंडर है, इस सिलेंडर में CO2 गैस रखा हुआ है, तो क्या है, चाहे जिस देश का हो, चाहे अमेरिकन ही क्यों ना हो, चाइनीज़ ही क्यों ना हो, मेरे इंडियन ही क्यों ना हो, पड़ोसी मेरे और सारे कोई भी क्यों ना हो, उस सबको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है? रासायनिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। साथ ही साथ इसमें एक से अधिक पदार्थ आए तो क्या दे रही है? प्लस दे रही है, इनमें तीर दिया जाता है। और किस रासायनिक समीकरण में कुछ इसका और इसके गुण को बेहतर बना दिया जाता है। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जैसे कार्बन को सॉलिड एस लिख सकते हैं, O2 गैस तो G लिख सकते हैं, ये मिलकर क्या बन गया? CO2, तो इसको टोटल में हम G लिख सकते हैं। यही बात आ जाती है। और क्या हो जाता है कि आपको पहली बात एक ही भाषा का उपयोग किए, दुनिया के सभी लोग इसको समझा, जगह कम छेके, और इसको ये या सॉलिड होने पर गैस होने पर G और लिक्विड तरल होने पर लिक्विड फिर L, ये सब दर्शा देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसमें कुछ उत्प्रेरक अगर चाहिए होता है, जैसे कहीं प्रताप चाहिए, जैसे कहीं सूर्य के प्रकाश चाहिए, तो भी इसको कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में भी दर्शा देते हैं। और क्या हो जाता है कि बस इसमें इतना ही मान लीजिए, इतना ही इसका प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन इस रासायनिक समीकरण में कुछ थोड़ा दोष भी आ जाते हैं। ठीक है, जो दोष से पहले भी आपको बता लेता हूँ कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को मैं बोल दूँ, रासायनिक समीकरण आपको 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? जैसे देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित। ठीक है, ये कितने प्रकार? 2 प्रकार, बैलेंस एंड अनबैलेंस। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में क्या हो जाता है, जिसके दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं कि जैसे देखिए कि ये क्या है, पहले हम संतुलित दिखा रहे हैं। संतुलित दिखाने से पहले मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 के साथ क्रिया कराई गई तो CaCO3 का निर्माण हो गया, है ना।
CaCO3 बन गया। तो इसमें क्या हो गया, देखिए कैल्शियम कितना है, 1 ठो है, इधर कितना है, 1 ठो है। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 ठो, यहाँ पर 1 ठो, 3 ठो। कार्बन अकेले इधर 1 ठो, इधर अकेले 1 ठो। इसके मतलब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, इधर का नाम अभिकारक, उधर का नाम प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफलों में प्रत्येक तत्व यौगिक पदार्थ जो है उनके प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो। यानी कि तीर के बाईं ओर यानी अभिकारक में कितना उसका परमाणु है और दाईं तरफ भी अगर उतना हो जाए तो बराबर है। जैसे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण समझ ही गए होंगे तो शायद असंतुलित भी आपको याद आ रहा होगा, मन में आपको कल्पना ही हो रही होगी कि तब असंतुलित के लिए क्या परिभाषा देंगे। लेकिन लास्टली एक बार फिर से समीकरण परिभाषा सुन लेंगे। वैश्य रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफलों के बीच प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आ जाते हैं ठीक इसके विपरीत के पास, क्या, असंतुलित। अ मीन्स नहीं, संतुलित मीन्स बराबर। वैश्य रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के बीच प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या आपस में बराबर ना हो। जैसे देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन 2 ठो, कितना हाइड्रोजन 1 ठो, कितना क्लोरीन 2 ठो, कितना क्लोरीन तो 2 ठो। तो क्लोरीन तो 2 ठो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है जो इधर नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये जब तीर चिन्ह के बाईं ओर जो अभिकारक कहते हैं, तीर चिन्ह के दाईं ओर जिसे प्रतिफल कहते हैं, तीर चिन्ह के बाईं ओर के सभी पदार्थों में जितना परमाणु होना चाहिए उतना ही दाईं तरफ भी होना चाहिए। यदि है तो संतुलित कहलाता है, यदि नहीं है तो क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जब आपके सामने एक तो संतुलित रिएक्शन दिख रहा है, एक तो असंतुलित दिख रहा है, तो इसको अब संतुलित करना भी चाहिए, है ना। तो जब असंतुलित हो गया तो क्या इसको बराबर किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो बात हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। तब क्या समझेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अपने संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा जान चुके हैं, अब इसको संतुलित करने क्यों आवश्यक हो जाता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार आपको पता है अनुस्वारता का नियम था, क्या अपने 9th क्लास में पढ़े थे ना, अनुस्वारता का नियम, जो आपको अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और प्रतिफल में उसमें प्रत्येक प्रकार के पदार्थों की संख्या, उसके द्रव्यमान, उसकी कंपोजिशन जितना हम मिलाएंगे ना उससे कम होगा ना ज़्यादा होगा। आ मीन्स नहीं, नाश मीन्स नाश, घटना बढ़ना, इसमें कुछ भी संभव नहीं है। तो अनिश्वारता के नियम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और प्रतिफल दोनों की चीज़ क्या होता है, वो बराबर रहता है, उसमें कम बेश नहीं होता है। जब कम बेश नहीं होता है तो लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर तो अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन की जितना वजन है, तो हाइड्रोजन की कितना वजन होता है 1.003 होता है, और यहाँ पर जब 2 लगा देंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, बाईं तरफ 1 हो जाएगा। तो ये जब 1 हो जाएगा तो फिर इसमें कम पड़ जाएगा, ठीक है, इधर कम पड़ जाएगा, यानी कि इधर 1 ज़्यादा होगा, इधर 1 कम होगा, तो द्रव्यमान में कम आ गया, अंतर आ गया। लेकिन क्या बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण में कि द्रव्यमान नो चेंज, अनस्वार, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। इधर जितना हम दिए हैं इधर भी उतना बनना चाहिए, लेकिन तब इधर आके बराबर होगा जब इधर हम 2 दे देंगे, जब इधर हम 2 दे देंगे, यानी कि इधर जब 2 दे देंगे हम तब क्या हो जाएगा, इधर भी जितना द्रव्यमान रहेगा उसके प्रोडक्ट में भी उतना द्रव्यमान आएगा। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए। अब बात क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, है ना। जब असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाए तो उसे संतुलित कैसे किया जाए, यानी कैसे करेंगे। तो देखता हूँ कि Mg + Cl2 मिल के बन गया
2MgCl। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर 1 है, इधर Cl2 2 है, इधर भी है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, बस इसमें दे देंगे तो संतुलित हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ स्टेप होते हैं, इसके कुछ चरण होते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ चरणों में से होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि जटिल यौगिक कौन है। जटिल यौगिक कौन है, जो सबसे जटिल होगा पहले इसको करेंगे। और इसको जांचने के एक और भी विधि प्रोसेस है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। इसमें 2 यौगिक जैसे कैसे जब था तो इसमें क्या है कि इसमें Mg है 1 ठो, इधर 2 ठो। इसकी लिस्ट भी बना सकते हैं आप, LHS और RHS। इधर है, नाम लिख दीजिए। Mg है, Mg कितना है 1 है, Mg कितना है 2 है, Cl कितना है 2 है 2 है। तो फिर लिस्ट भी अगर बनाइएगा तो पता चलेगा कि LHS में Mg 1 है, RHS में Mg 2 है, यानी क्लोरीन बाय में LHS में 2 है और राइट साइड में आपको 2 है। घट किधर रहा है LHS में। तो कितना चाहिए, अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो इतना पुर जाएगा। इसीलिए इसके सामने 2 से गुना कर संतुलित किया जाता है। अब आता है कि हम एक कोई अन्य किसको उपयोग करता हूँ, एक जटिल यौगिक का हम उपयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं Fe+H2O यानी कि FeO3+H2 गैस। यहाँ पर यहाँ पर दीजिए 3, यहाँ पर दीजिए 4। ठीक है, यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बस इसे संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित कैसे कर सकते हैं हम? इसे संतुलित करने के लिए क्या होगा कि देखते हैं, लिस्ट बना लीजिए पहले आप। LHS RHS इधर से नाम दे देंगे। तो कौन है मेरा नाम में, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो LHS में आयरन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। लेकिन RHS में देखिए Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो देखिए, तो इसमें ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, दोनों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इसको देने के लिए हम सिर्फ गुना के रूप में दे सकते हैं, इससे निकाल नहीं सकते हैं और जोड़ के भी नहीं। क्या ना बच जाए तो निकाल सकते हैं और ना ही जोड़ के रूप में दे सकते हैं। देंगे 1 गुना के रूप में। तो जब गुना के रूप में लेकर देंगे तो कहाँ पर देंगे, ये जो पर्सनल नीचे दिखते हैं ये पर्सनल एटम्स कहलाते हैं। लेकिन इसका लेफ्ट में कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पर जो कुछ दे देंगे, यहाँ पर जो कुछ दे देंगे, यहाँ पर जो दे देंगे, इसका गुणांक कहलाता है। तो इसको हम सिर्फ गुणांक के रूप में देंगे। तो देखते हैं कि अगर 1 है, 1 को 3 पुराने के लिए हम गुना के रूप में क्या कर सकते हैं, तो 1 को 3 पुराने के लिए 3 से गुना कर देंगे। 1 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो बड़ी इजी गोइंग हो जाएंगे। तो नंबर 1 हम इसको 3 से गुना कर दिए। अब देखते हैं, बाईं तरफ Fe3 हो गया, दाईं तरफ Fe3 हो गया। अब इतना हो जाने से तो हो गया ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलता हूँ, ऑक्सीजन दाईं तरफ 4 है तो बाईं तरफ 1 है। तो ऑक्सीजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो हमको यहाँ पर 4 से गुना कर देना चाहिए। कितना, सॉरी यहाँ पर कीजिए, पहले 4 से गुना कीजिए। तो 4 से जब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4H2O हो गया। अब सवाल फिर से एक बार आप देखिए क्या कि बाएं तरफ Fe3 हो गया, ठीक है, दाएं तरफ Fe3 है, चलेगा। इधर H2 ये जो है तो उसका गुणांक कहलाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो गया बाएं तरफ। अब उसको नया लिस्ट बनाइए, नया लिस्ट बनाते हैं। तो नए लिस्ट के अंतर्गत Fe कितना है 3 है, RHS में कितना है 3 है, इसमें कितना है हाइड्रोजन 8 है, इधर कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है, इसमें कितना है 4 है।
यानी कि ए तो मिला बट फिर से हाइड्रोजन नहीं मिला। हाइड्रोजन जब नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इस बार दाएं घट रहा है। इस बार दाएं जब घटता है तो दाएं देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बोला, सिर्फ गुना के रूप में दे सकते हैं। किसके रूप में? गुना के रूप में। तो गुना के रूप में कितना चाहिए, काटपुर जाएगा। तो गुना के रूप में इस 4 को अगर इससे 4 से गुना कर दे ताटपुर जाता है, जो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए इसके सामने क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। माय डियर्स, ये बड़े आसान तरीका है। किसी भी कंपटीशन हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी केमिस्ट्री बस थोड़ा सा सीनियर लेवल आपके बढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशन लिखने पड़ेंगे और उसे शुद्ध इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। दैट्स मीन संतुलित रिएक्शंस आपको लिखना पड़ेगा। तो संतुलित रिएक्शन समीकरण को लिखने के लिए इतना ही इसमें बात होती है, इससे ज़्यादा कोई बातें नहीं होती हैं। ठीक है, मैं इसमें कुछ आपको होमवर्क के लिए आपको दे दूँगा। ठीक है, आप इसे समझने की प्रयत्न करेंगे। और ठीक है, मैं एक तो और बना लेता हूँ। चलिए, मैं देखिए लिख लेता हूँ। मैं एक एल्युमिनियम प्लस H2SO4 से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्राइड प्लस आपको क्या, हाइड्रोजन गैस, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं, तो इसके पास आप पहले इसको बनाइए। ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को होल्ड करके आप बनाने की कोशिश कीजिए, तब फिर मैं देखता हूँ। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप इसको वीडियो को होल्ड करके इसको संतुलित किए होंगे और शायद आप बिल्कुल आपसे सही भी बन गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से मैं बना रहा हूँ। इसको लिस्ट बनाएंगे। एल्युमिनियम कितना है, 1 है। इधर कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है। उधर कितना हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, इधर भी 2 है। इधर सल्फर कितना है, सल्फर इधर 1 है। सल्फर इधर कितना है, 4 तिये 12 है। क्या है, 4 तिये 12 है। ठीक है, 9। सल्फर इधर कितना है, 3 है। अब ऑक्सीजन कितना है, देखिए इधर 4 है, इधर 4 तिये 12 है। इधर 4 है, इधर 12 है। तो ये हो गया। 2 चीज़ आपको करना है संतुलित। इसको संतुलित करने के लिए थोड़ा जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक के लिए यहाँ पर भी हम जो लिखेंगे सबके लिए हो जाएगा। तो इधर जो भी लिखने जाएंगे हम सबके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले भी इस एल्युमिनियम को संतुलित करना चाहेंगे तो एल्युमिनियम 2 से गुना कर देंगे। एल्युमिनियम भी 2, एल्युमिनियम 2 हो गया। अब इसको देख रहे हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। सल्फर इधर 3 है, सल्फर इधर 1 है। तो चलिए, तो इसको 3 से गुना करके देखता हूँ क्या होता है। जब 3 से गुना करने जाते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। लेकिन ऑक्सीजन की मामला 3 चौक 12 है। ऑक्सीजन भी पुर जाता है, यानी कि इस हिसाब से देखिए। अब देखिए कि इधर भी लेकिन घट रहा है, तो इधर भी हम 3 से गुना कर दिए। एक बार आप लिस्ट फाइनल कीजिए। इस लिस्ट में अब देखता हूँ क्या है, जांच करके देखेंगे। तो देखिए, एल्युमिनियम बाईं तरफ 2 है, इधर 2 है। इधर कितना है, 2 है। इट इज़ राइट। इधर क्या, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6। इसको गुना करेंगे, ये 3 दूना 6। हाइड्रोजन बाईं तरफ 6 है, दाएं तरफ कितना है, हाइड्रोजन 3 दूना 6। ये भी मिल गया। ठीक है, अब देखता हूँ सल्फर। सल्फर इधर कितना है, आगे है तो इसके लिए है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। इधर कितना है, ये भी इसके बाहर हॉल है तो सबके लिए है, तो ये भी 3 हो गया। चलिए, ये भी ठीक है। और लास्ट अगर मेरा ऑक्सीजन हो गया तो मेरा काम हो गया। अब लास्ट इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन इसमें कितना है। ऑक्सीजन इधर 4 तिये 12 है, जो इधर भी 12 हो गया, इधर भी 4 तिये 12 है। दैट्स मीन ये बिल्कुल सही हो गया। और आप इस तरह से बिल्कुल इजी गोइंग आप इसको समझ चुके हैं। तो ठीक है, इसके बाद इसका नोट्स बचता है। नोट्स बिल्कुल मैं आगे उपलब्ध करा देता हूँ। आपको कैसा लग रहा है, एक कैसा चाहिए या साथ साथ लिखना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, आप इसे हमें समझाने की कोशिश करेंगे। और यह बिल्कुल मेरा फर्स्ट वीडियो था केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है और ये इस तरह से हैं। आपको बिल्कुल, यह मेरा चैनल न्यू है, बट न्यू में से मैं नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन में फर्स्ट है, इसीलिए आपको जैसा लगेगा ज़रूर इसका हमको प्रत्युत्तर कमेंट्स में करेंगे कि इसका जो आंसर नोट्स है मैं आपको कैसे लिखा दूँ,
ये भी आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। एच एंड एवरीथिंग्स आपको मिल जाएंगे। चूँकि मैं भी ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाता ही हूँ, तो एक बच्चे को किस तरह से दिए जाएंगे वो तो मैं समझा ही सकता, बस आपको इसमें हम तक पहुँच। अब देखिए कि मैं जितनी सारी चीज़ आपको बताए हैं उसको लिखा हुआ नोट्स के रूप में, ठीक है। मैं इसलिए वहाँ पर नहीं लिखा कि बोर्ड में लिखना थोड़ा असुविधा होता है, तो मैं इसमें ऐसा ही मुनासिब समझा। देखिए इसमें क्या लिखा है, जो सब कुछ था रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए, और इसमें क्या बोले हम, अभिकारक बोले थे आपको। देखिए अभिकारक क्या है। अभिकारक क्या है? अभिकारक रिएक्टेंट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। बिल्कुल, ये बाईं वाला भाग देखिए अभिकारक है, दाईं वाला प्रतिफल, जो आपको मैंने समझा दिया। यहाँ पर एक चीटा लिख दिए हैं, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल, नेक्स्ट चलता हूँ आगे की ओर। प्रतिफल, ठीक है। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिफल को तीर की दाईं ओर लिखा जाता है। बिल्कुल बना लीजिए अब भी। नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होता है, अवक्षेप बनता है, ऊष्मा का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है, ताप एवं रंग में परिवर्तन आता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जो मैं सीरियल वाइज लिखे थे बोर्ड में वही चीज़ है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण क्या है, जो मैंने बोल रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 मिलकर बन गया CO2, ठीक है। और इसमें क्या थे, कितने प्रकार हैं? तो देखिए 2 प्रकार हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। हम लिखे थे ना, निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 2HCl, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलकर CaCO3, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसमें हमने बोले था असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। C+O CO2, ठीक है। देखिए यहाँ पर C+O CO2 देखिए बराबर नहीं है। H+2 H2O बिल्कुल बराबर नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार अभिक्रिया के पहले तथा बाद में कुल द्रव्यमान बराबर रहता है, इसलिए दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करना आवश्यक है, ठीक है, करना आवश्यक है। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित, इसमें थोड़ा बढ़ जाए, करना आवश्यक है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बस मैंने इतना ही बताया था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि होता है। एक है अनुमान द्वारा संतुलित करने की विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। उसके बाद कुछ उसमें से होमवर्क था, फिर से देख लीजिए, ठीक है।
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। मैं भी संतुलित करने का रूल्स बताई थी तो कर दिए थे, ठीक है। H2 + Cl2 आप करके देखेंगे, फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं किस तरह से आगे की भी पढ़ाऊँ आप हमें भी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। इसे शेयर करना नहीं भूलिए। मैं नया नहीं, मेरा चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप अगर बड़े देखते हैं अपने छोटे के लिए, छोटे देख रहे हैं तो बड़ों के लिए, मतलब जिसके लिए हो, ताकि आप इसको मेरे बने रहे। बिल्कुल मेरा चैनल नया है, प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।